क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एग्रीविजन के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th का रिजल्ट आ चुका है। 10th का रिजल्ट आने के बाद बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि 10th के बाद अगर कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है तो उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि अगर कोई से स्ट्रीम में अगर वो बच्चा जाना चाहता है, कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है तो उसके अंदर क्या करियर ऑप्शन रहने वाला है, क्या फ्यूचर स्कोप है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है और उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। दो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे कि अगर एग्रीकल्चर में कोई बच्चा अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको क्या क्या करियर ऑप्शन मिल सकता है, उसको एग्रीकल्चर क्यों लेनी चाहिए, क्या स्कोप है, फ्यूचर में वो क्या कर सकता है, आफ्टर 12th क्या रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो भी बच्चा 10th के बाद अगर एग्रीकल्चर सेलेक्ट करता है, जो एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहता है कि 10th के बाद मैं अपना एग्रीकल्चर सेलेक्ट करूंगा सब्जेक्ट के तौर पे, तो उसमें ये वीडियो उसके लिए रहने वाली है कि भाई उसको क्या क्या है, वो किस तरह से अपना करियर बना सकता है, कैसे एडमिशन प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में इसके अंदर वन बाय वन हम लोग इसके अंदर जानेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। हम लोगों ने आपको इसको स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों का क्या क्या रहने वाला है। तो स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग समझे कि आप लोग की इसमें क्या क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है। तो सीधा अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि 10th के बाद आप लोगों का रहता है, इसके अंदर हम देखेंगे आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, करियर ऑप्शन क्या है और फ्यूचर स्कोप क्या है। आप लोग इसके अंदर और क्या कर सकते हो, आपका करियर स्कोप क्या है कि करियर में क्या कर सकते हो, फ्यूचर में क्या स्कोप है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। अब 10th के बाद सबसे कन्फ्यूजन ही ये रहता है कि भाई हम कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अगर कोई बच्चा साइंस में जाता है, कॉमर्स जाता है, एग्रीकल्चर लेता है, तो उसके अंदर क्या एग्रीकल्चर में फ्यूचर है, उसको सबसे बड़ा ही कन्फ्यूजन ये रहता है कि क्योंकि उसके पास कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है। मोस्ट ऑफ द बच्चे वो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते हैं जो फैमिली उस बैकग्राउंड से जो है वो फार्मर्स फैमिली से, फार्मर बैकग्राउंड से बिलो करते हैं, जो एग्रीकल्चर को सेलेक्ट करते हैं उसका ट्रेडिशन। तो उन फैमिलीज को पता नहीं रहता है कि भाई कि कहाँ से क्या करना है, उन बच्चों को नहीं पता रहता है कि भाई कहाँ पे क्या करना है, ना ही कोई सोशल मीडिया पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है या कोई ऐसी कंप्लीट जानकारी नहीं है। तो इसीलिए रिगार्डिंग में ये वीडियो रहने वाला है कि भाई हम इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल जानकारी देंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर ही क्या। अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर लेना चाहता है तो एग्रीकल्चर ही क्या। एग्रीकल्चर में है आप लोगों का फार्मिंग प्लस साइंस प्लस टेक्नोलॉजी। कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मैंने अभी एग्रीकल्चर बोला है, जिस बच्चे एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानता है तो वो सीधा ही सोचता है कि एग्रीकल्चर का मतलब, या फिर आप कहीं से भी सोसाइटी में अगर पूछोगे जो बच्चे एग्रीकल्चर के बारे में या जो लोग एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जानते, तो वो सीधा क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में सिर्फ यही है कि खेती बाड़ी करना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे बड़ा मिथ अगर सोसाइटी में या लोगों के बीच बना हुआ है कि एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ खेती बाड़ी करना होता है, ये सारा सबसे बड़ा मिथ है। एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती बाड़ी करना नहीं होता है। हम लोग जो उसका है किस तरह से उसका प्रोडक्शन करना है, जैसे कि क्या है कि फार्मिंग करना, हम लोग उसकी क्रॉप का प्रोडक्शन करना, उसके पीछे की साइंस है कि उसको किस तरह से ग्रो करना, कौन से इंप्लीमेंट लगेगा, वो किसे ग्रो करती है, उसका पूरा मेटाबॉलिक क्या है, उसके पीछे कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, वो सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से होती है, वो सारी चीज साइंटिफिक तरीके से करना होता है। और टेक्नोलॉजी इसके अंदर कौन कौन सी यूज हो रही है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन के लिए, फॉर फूड प्रोडक्शन एंड रिसर्च के लिए। रिसर्च इसका सबसे बड़ा पार्ट है कि हम लोगों का एग्रीकल्चर का मेन मोटिव है कि रिसर्च, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसा जैसा डे बाय डे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, जैसा जैसा हम लोगों का है कि हमको लोगों नई वेराइटीज आती है, तो कहां से आती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर रिसर्च है तभी आप लोगों को नई वेराइटीज मिलती है। आप लोग इतना देखते हो कि डेली नई वेराइटीज हम लोगों के अलग अलग इंस्टीट्यूट से एग्रीकल्चर से वेराइटीज ले जा रही है, कोई सी क्रॉप हमको लेके आनी, कोई सा क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो वो हम लोग सभी देखते हैं कि वो कहां से आता है, कि एग्रीकल्चर में रिसर्च हो रहा है। तो उसी रिगार्डिंग से ये आ रही कि एग्रीकल्चर में सिर्फ आप लोगों को खेतीबाड़ी नहीं करना होता है, एग्रीकल्चर में आप लोगों को साइंस टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन होता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है, आने वाले टाइम में फ्यूचर्स के लिए वेराइटीज डेवलप करनी होती है, फ्यूचर का जो क्लाइमेट है, फ्यूचर की जो कंडीशन रहने वाली उसके लिए वेराइटीज रिलीज करनी होती है, जो हम लोगों का वाटर सेविंग, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर दिखते हैं। और इंडिया इज द बैकबोन, इंडिया की बैकबोन है। हम लोग अगर देख सकते हैं फार्मिंग का हमारा जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है हम लोगों के जीडीपी में, वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर मान के चलिए कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा लोग खत्म हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि खाना डेली हम लोगों को जरूरत पड़ती है। अगर रोज शाम को आपको आपका जो है डेली नीड्स के लिए आप लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट है, अगर एग्रीकल्चर खत्म हो गया तो मान के चलिए कि अपना देश जो है वो भूखमरी से मर जाएगा। क्योंकि अगर फार्मर्स ने अगर खाना उगाना बंद कर दिया, एग्रीकल्चर में अगर साइंस ने रिसर्च करना अगर बंद कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो सोच चलिए कि आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट चेंज होने वाला है, उस क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हमारे पास रेजिस्टेंस वेराइटीज नहीं होगी, ऐसी बीमारीज आने लग जाएगी, वो फ्यूचर के हमारे पानी कम हो जाएगा, तो ऐसी वेराइटीज हम लोगों के पास नहीं बचेगा कि हम लोग आने वाले टाइम में सर्वाइव कर सके। तो हमारा देश है वो पूरा भूखमरी से मर जाएगा। क्यों? इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर को बैकबोन कहा गया है। इसलिए हम कहते हैं कि नो फार्मर नो फूड। अगर एग्रीकल्चर नहीं बचा, हमारा फार्मर नहीं बचा, तो मान के चलिए कि हमारा पूरा एग्रीकल्चर है, पूरा हमारा इंडिया है, हमारे जो सारा देश है, हमारी कंट्री है, वो सारा भूख से मर जाएगा। इसलिए
कि एग्रीकल्चर है क्या। इसमें हम लोगों ने ये जाना कि एग्रीकल्चर है क्या। एक्चुअल में एग्रीकल्चर में हम लोगों को साइंस प्लस टेक्नोलॉजी के साथ जो करना है, रिसर्च करना है, वही हम लोग एग्रीकल्चर के इसके अंदर हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को रहता है कि आप लोग एग्रीकल्चर सेलेक्ट क्यों करो। अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर लेता है या कोई वो सोचता है कि सबसे पहले अगर कोई पूछा दे तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट क्यों करेगा, उसके अंदर क्या ऐसा है कि तुझे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसा कि अगर हम हाई डिमांड जॉब्स की बात करें कि सबसे ज्यादा अगर आप लोगों को देखें कि डिमांड्स की बहुत जरूरत है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रिसर्च एरिया, हमारे पास इतना रिसर्च है आने वाले फ्यूचर में लिए रिगार्डिंग के रिसर्च के लिए, तो हमारे पास लोग नहीं है। हम लोगों को रिसर्च, हाई रिसर्च और हाई रिसर्च के लिए हम लोगों को जॉब्स की डिमांड है, बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी डिमांड्स एग्रीकल्चर में। क्योंकि अब डे बाय डे कोई एग्रीकल्चर में आना नहीं चाहता या फिर इतना बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अब अवेयरनेस बढ़ने लगी है। पहले के समय में बहुत कम लोग एग्रीकल्चर को लेते थे, बहुत से मिथ बने हुए थे, इसलिए एग्रीकल्चर नहीं जाते। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि नीड्स की तरफ जाते हैं कि वहां पे ऐसा स्कोप है। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप लोगों के बहुत डिमांडेबल जॉब्स है। वो जॉब्स का हम लोग एक भी डिटेल वीडियो बना देंगे कि भाई क्या एग्रीकल्चर आप लोगों का क्या जॉब्स रहने वाला है। पर आप लोग मान के चलिए कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर में अगर नौकरी देखी गई है, किसी जॉब्स की डिमांड देखी गई हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों के ही अंदर एग्रीकल्चर में आप लोगों को जॉब्स की है। अगर आपने एग्रीकल्चर ले लिया तो मान के चलिए आप लोगों का जॉब कहीं ना कहीं तो फिक्स है। इतना मैं कह देता हूं कि अगर आपने एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर दिया है तो एग्रीकल्चर का कोई भी बंदा बेरोजगार तो नहीं बैठने वाला है फ्यूचर में। इतना मैं गारंटी लेता हूं कि अगर कोई बच्चा ढंग से अगर एग्रीकल्चर ले लेता है, अगर ढंग से पढ़ाई कर लेता है एग्रीकल्चर की, तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं ना कहीं तो वो अच्छा अपना करियर सेट ही कर लेगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब्स की देख सकते हो। गवर्नमेंट जॉब भी इतना गवर्नमेंट जॉब्स पड़ा हुआ है, बस आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो गवर्नमेंट जॉब आप आराम से एग्रीकल्चर सेक्टर में निकाल सकते हो। सेल्फ बिजनेस कर सकते हो आप लोग, इसके अंदर आप लोगों का इतना हो जाएगा कि आप लोग आपका खुद का बिजनेस रन कर सकते हो। इतना खुद जो आप लोग करोगे पढ़ के, आप लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर आप सेलेक्ट करते हो तो इसके अंदर आप लोग खुद पढ़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारा बिजनेस है, जैसे कि हमारा वर्मी कंपोस्ट हो गया, मशरूम कल्टीवेशन हो गया, एजोला फार्मिंग हो गया, हम लोगों का गोट फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया। बहुत सारे सेक्टर में आप लोग खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नर्सरी आप चला सकते हो। आप लोगों का जो 12th के बाद आप लोगों का है वो आप खाद बीज की शॉप खोल सकते हो अपने खुद के नाम पे, लाइसेंस लगा के बीएससी एग्रीकल्चर करके आप लोगों का जो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर दोगे उसके बाद लाइसेंस कर सकते हो। बहुत सारी चीजें कि आप लोग को आपका खुद का बिजनेस रन कर सकते हो। फिर है कि लेस कंपटीशन। हाँ, अगर देखते हो 12th सेक्टर में हम लोगों का जो दूसरे सेक्टर में मान के चलिए कंपटीशन इसके अंदर भी है, पर लेस कंपटीशन मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अदर सेक्टर के अंदर आप देखते हो कि उससे कंपैरिजन में बहुत कम आपका कंपटीशन है। जैसा कि आप लोग, मैं नीट सेक्टर की बात करूं, अगर कोई बच्चा नीट के अंदर जाता है तो उसका सोचिए कि बहुत से मतलब कि लाखों बच्चों आप लोगों का एग्जाम देते हैं, उसके अंदर कुछ ही लोगों का, मतलब लाखों से भी ज्यादा बच्चों को मैं बता देता हूं कि हजारों साल लाखों से कई लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, पर उसमें से कुछ ही बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर में इस कंपैरिजन में देखा जाए कि अगर जितना दूसरे बच्चों स्ट्रीम में अगर जो बच्चा मेहनत करता है, अगर इतनी मेहनत अगर एग्रीकल्चर में सेक्टर में कर लेगा तो आराम से उसका हो जाएगा। लेस कंपटीशन है क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट उसके स्ट्रीम के अलावा देखा जाए तो इसके अंदर लेस कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब कि भाई हम लोगों का एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, सिंपल सा आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस रहता है। अगर 10th आप लोगों ने पास कर दी है तो 11th में आप लोगों को है वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। सीधा अगर आप लोगों के जहां पता कर लीजिए कि भाई हम लोगों के यहाँ पे एग्रीकल्चर कोई से स्कूल में आप लोगों का एग्रीकल्चर चलता है तो वहां पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। पर अब यहाँ पे आ जाता है कि सर हम लोगों को 11th में अगर एग्रीकल्चर है तो हम लोगों को स्कूलिंग करनी चाहिए या फिर फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए। ठीक है, स्कूल सेलेक्ट करें, मतलब आप 12th के बाद है, अगर 11th में है आप लोगों ने 10th पास कर लिया, अगर 11th में आप लोगों का एडमिशन है कि 10th के बाद हम लोगों को एडमिशन लेना है 11th के अंदर, तो आप बच्चों के पास दो ऑप्शन आता है, यहाँ तो वो स्कूल सेलेक्ट कर दे या फिर जो है वो फाउंडेशन कोर्स सेलेक्ट करे। तो मेरा अगर है कि आप लोगों की फैमिली कंडीशन अच्छी है, आप लोग अच्छा कर सकते हो, तो अगर आप लोगों के आसपास में स्कूलिंग नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना अच्छा स्कूलिंग नहीं है, अगर आप लोगों का है तो आप लोग फाउंडेशन कोर्स अगर सेलेक्ट करते हो तो मान के चलिए कि आप फ्यूचर के लिए भी तैयार हो रहे हो। जिस भी बच्चे ने अगर फाउंडेशन कोर्स सेलेक्ट कर दिया है तो उसका मान के चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफी अच्छा है वो फ्यूचर रहता है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के अंदर क्या होता है कि आपकी स्कूलिंग भी इंक्लूड रहती है, प्लस आप लोगों का जो कंपटीशन है आने वाले टाइम में आप लोगों को जितना भी कंपटीशन एग्जाम देना है उसकी भी प्रिपरेशन आप लोगों के साथ साथ में रहती है। मान चलिए अगर आप कंपटीशन जो फाउंडेशन कोर्स के थ्रू करते हो तो एग्रीकल्चर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। फ्यूचर में जो एग्जाम आने वाले उसके लिए भी आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 11th 12th में ही आप लोगों को इतना तैयार कर दिया जाएगा, 11th प्लस 12th में आप लोगों को इतना तैयार किया जाएगा कि आपकी स्कूलिंग भी इसके साथ चल जाएगी और आप लोग जो फ्यूचर के लिए है वो तैयार भी हो जाओगे। इसके अलावा जो बच्चा भाई फाउंडेशन कोर्स नहीं करना चाहता है तो आप लोग सिंपल स्कूल से भी कर सकते हो, उसके साथ साथ में आप लोगों का कंपटीशन एग्जाम की थोड़ी सा अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है उन बच्चों के लिए। अगर कंपटीशन अगर आप फाउंडेशन बेस से करते हो तो आप लोगों को कंपटीशन की है वो प्रिपरेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन आप लोग ऑलरेडी 11th 12th के साथ कर लेते हो। अगर स्कूलिंग का बच्चा है तो उस लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी 11th को सिलेबस आप लोगों का सेम रहने वाला है, बस कंपटीशन का थोड़ा सा सिलेबस अलग रहता है तो उसमें आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है।
वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, कि थोड़ा सा एक स्लाइड के अंदर मैंने बनाया है कि उसके अंदर देखेंगे भी आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, क्या क्या दिक्कत आती है अगर नॉर्मल ये करता है। उसके बाद स्कूल सेलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन होता है आप लोग जाके, या फिर आप लोगों का बहुत जगह मेरिट बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है, तो आप वहाँ से ले सकते हो सीधा सा। उसके बाद आप लोगों को भाई कि एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ना होगा। भाई कि बच्चा होता है कि सर मुझे एग्रीकल्चर लेना है, बस मुझे एग्रीकल्चर लेना है, तो एग्रीकल्चर में पढ़ना क्या एक्चुअल में होता क्या क्या सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर में, वो तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो सीधा अगर आप लोग एग्रीकल्चर के अंदर देखोगे तो कौन कौन सा सब्जेक्ट अब आपका आता है, एग्रोनॉमी आप लोगों को पढ़ना होता है। इसके अंदर एग्रोनॉमी में हम लोग जितना भी क्रॉप्स वगैरह आ गए, हमारी जो शस्य विज्ञान जो हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे की, हम लोग इसके अंदर जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, मेनली बेसिक जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो एग्रोनॉमी के अंदर हम लोग इसका डील करते हैं। हॉर्टिकल्चर हम लोग को पढ़ना होता है, जितना भी फ्रूट्स वगैरह हो गया हमारा जो उद्यान विज्ञान से जितना भी रिलेटेड हो गया हमारा हॉर्टिकल्चर के अंदर आ गया। आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है और सोइल साइंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 2 बार सोइल साइंस और केमिस्ट्री ली है, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 2 चीज क्या है। तो केमिस्ट्री एक आप लोगों की सोइल केमिस्ट्री आती है जो इसको हम लोग सोइल साइंस बोलते हैं, और एक आप लोगों की जो केमिस्ट्री आती है वो एग्जाम के लिए आती है। जो बच्चा 11th-12th के बाद आप कंपटीशन एग्जाम देते जाओगे तो जो नीट के बच्चे जो दूसरा जो केमिस्ट्री पढ़ते हो आप लोग, वो उसके अंदर आप लोगों को वो केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना पड़ती है। जो 11th-12th एनसीईआरटी जो हम लोगों का चलता है, जिस जो नीट के बच्चे फॉलो करते हैं, दूसरा जो कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉलो करते हैं, वो आप लोगों को इसके अंदर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। अगर आप लोग फ्यूचर में 11th-12th के बाद आप लोग आगे जो आपका करियर बनाना चाहते हो एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर, तो आप लोगों को वो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर जो बच्चा फाउंडेशन कोर्स से करता है वो बच्चा फिक्स है, उसको ये केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, साथ ही साथ में सोइल केमिस्ट्री पढ़नी। अगर आप 12th के अगर किसी नॉर्मल स्कूल से करते हो तो आप लोगों को वहाँ पे सिर्फ सोइल साइंस पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी भी आप लोगों को नॉर्मल पढ़ाई जाएगी। पर कंपटीशन अगर आगे कंपटीशन आप लोगों को बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने हैं, या फिर आप लोगों को कोई सा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने हैं, या फिर आगे की फर्दर स्टडीज के लिए आप लोगों को हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो आप लोगों को बायोलॉजी भी एनसीईआरटी की जो हमारे नीट के बच्चे या जो कंपटीशन एग्जाम के लिए हम जो फॉलो करते हैं वो बायोलॉजी आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। बाकी आप लोगों की सिंपल सी बायोलॉजी रहने वाली है, जिसमें अंदर राजस्थान बोर्ड की तरफ से जो चलती है वो आप लोगों का इसके अंदर रहने वाला। 12th के अंदर पेपर आप लोगों का इसी के अंदर से बनेगा। ये जो साइंस आने वाली है वो आप लोगों की कब आएगी, जो मैं एनसीईआरटी वगैरह बता रहा हूँ, ये आप लोगों की आएगी जो बच्चा सिर्फ 12th के बोर्ड के पेपर में अगर देखने जाएगा। तो मैं आप लोगों को साथ साथ में कंपटीशन का भी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जमाना ऐसा आ गया है कि अब बच्चा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बच्चा 1 ईयर 2 ईयर का ड्रॉप लेके फिर से तैयारी करने पर नहीं लगता है। अब ऐसे बेचेज आ गए, ऐसे कोर्सेज आ गए, ऐसे जो है हमारी कोचिंग्स ओपन हो गई है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सीधा फाउंडेशन बेस के अंदर एडमिशन लेते हैं, अपना टाइम बचाते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में जैसे डे बाय डे जो बच्चों में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो क्या है हमारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो उसी रिगार्डिंग में क्या होता है कि बच्चा सीधा अपना फाउंडेशन बेड में एडमिशन लेता है और अपना सीधा जो है वो कोचिंग वगैरह करके अपना सीधा पढ़ लेता है। तो अगर आप लोग सब 12th का पेपर दो तो आपको नॉर्मल एग्रोनॉमी देखने को मिलेगी, हॉर्टिकल्चर नॉर्मल देखने को मिलेगी, केमिस्ट्री आप लोगों का उसके अंदर नहीं आएगा, सोइल साइंस आप लोगों का आएगा, और बायोलॉजी आप लोगों की नॉर्मल बायोलॉजी आने वाली है। ठीक है, अगर कंपटीशन का करते हो तो आप लोगों को ये सारी चीजें डिटेल में अंदर पढ़नी होती है। एक आप लोगों का एनिमल हस्बेंड्री इसके अंदर एग्रोनॉमी के अंदर ही एक सब्जेक्ट और पोर्शन है, आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री भी आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना होता है। तो ये सारा मेन कोर सब्जेक्ट रहने वाला है आप लोगों को, जो इसके अंदर पढ़ना होता है आप लोगों का। अब आपको कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट में अगर डिफिकल्टीज आ सकती है, कोई बच्चा एग्रीकल्चर लेता है तो कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर आती है, तो थोड़ा सा आप लोगों को सोइल साइंस है उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। सोइल साइंस में थोड़ा सा कॉन्सेप्टल आप लोगों का रहता है। केमिस्ट्री अगर आप लोग है उसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी। बायोलॉजी के अंदर कम डिफिकल्टीज आती है, जो बच्चे का कैप्चरिंग पावर अच्छा है, पर बायोलॉजी में दिक्कत आएगी। मेनली अगर बच्चा फंसता है, अगर हायर स्टडीज में 12th के बाद भी एग्जाम देना चाहता है, अगर कोई केमिस्ट्री अगर उस लेवल की पढ़ रहा है, एनसीईआरटी की अगर केमिस्ट्री पढ़ता है, तो उसके अंदर आप लोगों को केमिस्ट्री सबसे ज्यादा है वो दिक्कत करेगी। केमिस्ट्री पे आप लोगों की कमांड अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री 3 तरह की केमिस्ट्री आती है। तीनों केमिस्ट्री में आप लोगों की कमांड होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की तीनों केमिस्ट्री में अच्छी कमांड है तो आप लोग का है वो कंपटीशन एग्जाम आप लोगों का डेफिनेटली निकल जाएगा। बच्चा मेन पीट खाता है, अगर मार खाता है, पीछे रहता है, तो वो है केमिस्ट्री के अंदर। बायोलॉजी फिर भी बच्चा कर लेता है। सोइल साइंस में हल्का फुल्का दिक्कत देखने को आता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एग्रोनॉमी तो आप लोगों का वैसे भी एग्रोनॉमी है वो आप लोगों का वैसे भी क्लियर रहता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेनली बच्चे अगर किसी में बीट करता है, अगर पीछे रहता है, तो वो है केमिस्ट्री। जिस बच्चे की केमिस्ट्री अच्छी है वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो मेनली आपको स्टार्टिंग से ही फोकस रखना है कि आप लोगों का जो केमिस्ट्री हो, तीनों ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों ही केमिस्ट्री आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आप लोगों को आगे जाके दिक्कत नहीं आए। साथ साथ में आप लोग तैयार करते रहिए केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री पे आप लोगों को मेनली फोकस देनी। अब इसमें अंदर क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई अब कोई बच्चा एग्रीकल्चर लेता है तो उसके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। इस तरफ से अलग से कोई नहीं है कि भाई कोई स्किल ऐसा कोई क्राइटेरिया है, पर मैं इन जनरल ये पॉइंट इसलिए डाला है कि बहुत से बच्चों को एग्रीकल्चर ले लेते तो उसके बाद क्या दिक्कत आती है उनको पता नहीं होता। उस वजह से इसके अंदर मैंने ये स्लाइड ऐड किया है कि स्किल क्या क्या नीडेड होती है। ये कहीं पे स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं कि भाई इस तरह की स्किल चाहिए, पर मैंने ये डाला इस वजह से क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों का नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों का नहीं है, तो
मान के चलिए आप लोगों को एग्रीकल्चर लेने का कोई मतलब नहीं है, ऑब्जर्वेशन स्किल आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों का इंटरेस्ट इन फार्मिंग मेन टॉपिक, अगर मान के चलिए मेन पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पे, तो इंटरेस्ट इन फार्मिंग। अगर जिस बच्चों को एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बैकग्राउंड से, जिसको खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है भाई, रिसर्च में इंटरेस्ट है, पढ़ाने में इंटरेस्ट है, या फ्यूचर में वो जानने की क्यूरियोसिटी है उसके फार्मिंग से रिगार्डिंग भाई कि उसको इंटरेस्ट है, तो वही बच्चा एग्रीकल्चर सेक्टर ले भाई। स्कोप वगैरह जॉब वगैरह डिमांड देके अगर कोई बच्चा अगर आ रहा है तो उसको अब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मैंने बहुत से बच्चे यहाँ पे, मैं ऑफलाइन बच्चा बहुत से बच्चों से मिलता हूँ, बहुत सी जगह में घुमा हुआ हूँ, तो वहां पे बच्चों का आता है कि सर हम लोगों ने जॉब देख के ले ली पर यहाँ पे फील्ड वर्क करना पड़ता है। एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप जाते हो तो सबसे ज्यादा आप लोगों का फील्ड वर्क रहने वाला है। फील्ड वर्क आप लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए, खेत में जाके आपको काम करना पड़ेगा, आपको खुद को क्रॉप ग्रो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो बच्चा है वास्तव में एक्चुअल में फार्मिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, जिसने काम किया हो या फिर जिसको काम करने में इंटरेस्ट आता हो, या फिर वो कोई रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट लेता हो कि हाँ भाई मुझे अपने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए अगर कोई करना है, अगर कुछ अच्छा करके दिखाना है, अपने इंडिया के लिए कोई नई वेराइटीज देनी है या फिर अपने नेशन के लिए कुछ करना है, तो वो बच्चा एग्रीकल्चर ले। उसी को अगर इंटरेस्टेड है तो ही फार्मिंग के अंदर एग्रीकल्चर ले। बाकी आप सिर्फ कि ये नहीं कि सिंपल सा है, लेस कंपटीशन है तो इस वजह से हम लोगों ने एग्रीकल्चर ले ली, जाने के बाद पता चल रहा है आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, फील्ड वर्क के नाम पे आप फील्ड वर्क हो नहीं रहा है। तो जिस बच्चा फार्मिंग से इंटरेस्टेड है, जिस बच्चे को करना है कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है फ्यूचर में, वो ही है वो इसी चीज में लाए। बाकी ये नहीं कि हम लोगों को यहाँ पे लाके मिट्टी में काम करवाया जा रहा है। बहुत से कॉलेजों की यही हालत है कि वहां पे बच्चे काम नहीं करते, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। आपको एटलीस्ट एग्रीकल्चर के अंदर इतना प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि एग्रीकल्चर पूरा आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस है। अगर एग्रीकल्चर के अंदर आप लोगों का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आपकी डिग्री की, आपकी जो आपने पढ़ाई की उसका कोई मतलब कि मान के चलिए कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि किताबों में तो बहुत सी जगह पढ़ा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है कि आप लोगों का, बहुत से कॉलेजेस ऐसे, बहुत सी स्कूलिंग ऐसे कि सिर्फ हम लोग किताबों में तो पढ़ लिया, ये है वीड ऐसा होता है, वीड ऐसा होता है, वीडीसाइड ऐसा होता है, हम लोग को ऐसे स्प्रे करना है। पर अगर ये प्लांट ग्रो पे ये हमारा, जैसे कि बहुत से बच्चे जिसके सामने मैं अगर मेस का पौधा ला के रख दूं या वीट का पौधा ला के रख दूं या फिर जो बारले का हमारा जो है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बच्चे। मान के चलिए वीट और जो के अंदर बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि क्या ये गेहूं का पौधा है या हमारा बाजरे का पौधा है। तो अगर आप लोगों का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप लोगों का जो का और गेहूं के अंदर डिफरेंस आप लोगों को नहीं पता है, तो इसके अंदर आप लोगों को एग्रीकल्चर लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग जॉब्स और लेस कंपटीशन देख के अगर इसके अंदर आ रहे हो तो अभी से ही आप लोग आपका स्ट्रीम चेंज कर लीजिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तभी से इंटरेस्ट आना, और साइंस बेस आप लोगों का रहना चाहिए कि साइंस आप लोगों का है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत रिसर्च, ब्रीडिंग, बहुत सारी टर्म्स और साइंस रहने वाले, इसके पीछे पूरा साइंस है। एग्रीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस, पूरा इसके अंदर साइंस ही हम लोगों का है, वो मेन रहने वाला है। ठीक है, पर मेन आप लोगों का रहता है इंटरेस्ट रहता है, ऑब्जर्वेशन स्किल आप लोगों की सीखने की चाह है वो अच्छी होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कि आप लोगों ने 11th 12th आप लोगों ने कर दिया है, तो आफ्टर 12th जैसे आप लोगों ने 12th पास किया है तो उसके बाद आप लोगों को क्या रहेगा कि आप लोगों को 12th के बाद क्या करना है, आप लोग 12th के बाद क्या कर सकते हो। तो जो बच्चों ने 11th और 12th अपनी एग्रीकल्चर से कर दिए तो वो क्या कर सकता है कि बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता है अपनी। उसके लिए क्या करना होगा, जिस बच्चे ने 12th के बाद आप लोगों का है वो दो तरह का एग्जाम होता है। एक आप लोग कंपटीशन एग्जाम होता है, अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं, आप लोग डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या होता है कि आफ्टर 12th आप लोगों का है वो कंपटीशन एग्जाम होता है। इनके लिए क्या करता है, जिस बच्चे ने 12th के बाद अगर 11th 12th में एग्रीकल्चर है उसके बाद आप लोगों का दो तरह का एग्जाम होता है, एक स्टेट का एग्जाम होता है और एक सेंटर का एग्जाम होता है। सेंटर का, स्टेट का एग्जाम जैसे मैं राजस्थान के बच्चों के लिए बात करूं तो वो आप लोगों का जो जेट का एग्जाम होता है कि जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट आप लोगों का है, वो जेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है हमारे राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से। उसके अंदर आप लोगों के स्टेट के जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसमें आप लोगों का है वो एडमिशन किया जाता है, जितने भी कॉलेजेस है उसके अंदर आप लोगों को एडमिशन मिलता है स्टेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद सीयूटी का हम लोगों को जो पेपर होता है, सीयूटी के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को जो भी ऑल इंडिया की जो बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर आप लोगों को एडमिशन होता है। इसके अंदर सारी जो टॉप एग्रीकल्चर बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती है वो आप लोगों का होता है, इसके अंदर आप लोगों का है वो आप लोगों को देना पड़ता है। इसके अंदर आप लोगों का है वो सीयूटी के थ्रू अगर आप जाते हो तो आप लोगों का है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि आप लोगों को केमिस्ट्री कंपटीशन आने वाली है, एग्रीकल्चर कंपटीशन वाली आने थी, बायोलॉजी आप लोगों के करें तो उसके अंदर वही पेपर रहने वाला है। सीबीटी मोड पे आप लोगों का है वो पेपर रहने वाला है, पेपर पैटर्न होने वाला है। पहले आईसीआर कंडक्ट करवाता था पर अब आईसीआर का ही रहता है, पर सीयूटी से एग्जाम को सीयूटी के थ्रू पेपर होता है और इंडिया हमारा इसको पेपर को कंडक्ट करवाता है। तो जो बच्चा सिर्फ 12th के साथ सीधा ही अगर अच्छे कॉलेज में, अच्छे भाई की वैल्यूएबल कॉलेज में जाना चाहते हैं, हम अपना ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, तो वो बच्चा अभी से अपनी तैयारी प्रिपरेशन कर ले। 10th के बाद ही आप लोग 11th 12th में इतना अच्छा से स्ट्रॉन्ग आप लोगों को केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर हो जाना चाहिए कि सीधा आप 12th के साथ ही एडमिशन ले ले। जो बच्चा फाउंडेशन कोर्स रहता है, बहुत से स्कूलिंग के बच्चे क्रैश कोर्स चलता है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग आप लोगों का जो कोचिंग्स होती है उनका क्रैश कोर्स चलता है, तो उसमें भी बच्चा निकाल देता है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होता है कि वो सीधा बच्चा है 12th के बाद ही एग्जाम निकाल देता है।
ठीक है। तो आप लोगों को है कि आप लोगों को टारगेट लेके चलना है कि भाई जैसा कि 12th होता है हम लोगों को सीधा जो अपना CUT है, हमारा जेट है, जो भी आप लोगों के स्टेट के अंदर अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आप लोगों को स्टार्ट एग्जाम देना है कंपटीशन, और सीधा ही आप लोगों का है वो कि कॉलेज सेलेक्ट कर देनी। बाकी प्राइवेट कॉलेज में अगर जाते हो तो प्राइवेट कॉलेज में मैं मानता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर प्राइवेट कॉलेज में तो कुछ भी नहीं रखा है। आप लोग अगर प्राइवेट से अगर BSc आप लोग कर रहे हो तो मान के चलिए आप लोगों की डिग्री की कोई वैल्यूएशन नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में डिग्री की इतना वैल्यूएशन नहीं रहता। आप लोगों को जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो अच्छी मोस्ट वैल्यूएबल है, जिसका रैंकिंग अच्छा आता है, जिसके मतलब कि अच्छा एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे फैकल्टीज अच्छी है, वहाँ पे आप अगर आपका एडमिशन होता है तो मान के चलिए आप लोगों का है 12th के बाद भी अगर आप लोगों की कॉलेज लाइफ है वहाँ सेट हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग अभी से एक तैयारी करने लग जाएगी। आप लोगों को जेट का और CUT का एग्जाम आप लोगों को देना है। जो बच्चे राजस्थान से वो ज्वाइंट एंट्रेंस के नाम से एग्जाम होता है, JET का एग्जाम होता है, वो अपना जेट का एग्जाम दे सकता है, जेट का एग्जाम दे सकता है, और बाकी CUT का एग्जाम तो आप लोगों का दे ही सकता है। डिफरेंस जो है वो एग्रीकल्चर बच्चों का सब्जेक्ट रहता है, ABC के थ्रू उन लोगों को देना पड़ता है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के थ्रू उन लोगों का पेपर रहता है। कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का ये पेपर रहता है, उसमें भी हम लोग आपको डिटेल वीडियो होगा वो बना के बता देंगे भाई आप लोग कैसे CUT का वगैरह पेपर देना है। पर अभी हम लोगों का है कि 12th के बाद आप लोग एग्रीकल्चर में करियर सेट कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाई सैलरी और हमारा स्कोप क्या रहने वाला है। सैलरी की मान के चलो कि आप लोगों का अगर 12th हो गया है, 12th अगर आप पास एग्रीकल्चर से आप लोगों ने कर दिया है तो आप लोगों का 20 से 40 हज़ार रुपये मान के चलिए आप लोगों को मिल जाएगा राजस्थान में। और आप लोग के स्टेट में ऐसे आता है जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूँ, भी वैकेंसी भी आई हुई है, 18 तारीख को आप लोगों का है वो सुपरवाइजर का पेपर रहने वाला है। अगर जिस बच्चे ने 12th का अगर कर दिया है तो मान के चलिए 20 से 40 हज़ार रुपये आप लोगों का है वो, वैसे उसकी सैलरी इतना असर रहता है। प्रोबेशन पीरियड के बाद आप लोगों का वो भी बढ़ जाएगा, और शायद 8वां वेतन अभी लगने वाला है, तो 8वें वेतन के बाद इसका सैलरी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का वो भी बढ़ जाएगा। कि बिल्कुल आप लोगों को 12th पास ही आप लोगों को मान के चलिए 20 से 40 हज़ार रुपये का मिल रहा है, जॉब आपको सीधा मिल रहा है। तो सोचिए कि कितना स्कोप इसके अंदर मिल सकता है कि सिर्फ जिस बच्चे ने 11th 12th एग्रीकल्चर से कर दी है उसके बाद 12th करने के बाद सीधा ही उसके पास जो है वो नौकरी का, गवर्नमेंट नौकरी का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मान के गवर्नमेंट जॉब है आप लोगों का राजस्थान के अंदर आता है। जो बच्चे जानते हैं राजस्थान से वो देख रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से जो वैकेंसी आती है। अगर कोई आप लोग फर्दर स्टडी नहीं करना चाहता है कि सर हम लोगों को जल्दी नौकरी चाहिए, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, या मुझे अभी गवर्नमेंट सेक्टर में अंदर जाना है, तो सीधा ही आप लोग 12th के बाद आप लोगों का है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर दे दोगे तो उसके अंदर आप लोगों का है वो सीधा इसके अंदर जा सकते हो। और अगर आप लोगों का BSc एग्रीकल्चर आप लोग करते हो तो उसके बाद आप लोगों को एक्सपीरियंस वर्क है, उसके बाद 50,000 प्लस भी आप लोगों को नौकरी मिल जाती है BSc के बाद। या फिर आप इसका 12th के बाद आपका कोई सा प्राइवेट सेक्टर में आप लोग अगर जाते हो, आपका एक्सपीरियंस बेस पे आप लोगों का एक्सपीरियंस जितना अच्छा है, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा है, मेनली इसके अंदर जो आप लोगों का फैक्टर काम करेगा आपकी सैलरी का, आपका जॉब स्कोप का, वो कौन करेगा? आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका उस फील्ड के प्रति कितना नॉलेज है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति, पर्टिकुलर चीज के प्रति आप लोगों का कितना नॉलेज है, वो कितना एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आप लोग कितना डिटेल जानते हैं, वही आप लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा। उसी इस बेस पे आप लोगों का है वो सैलरीज और सभी कुछ आप लोगों को प्रमोशन डिपेंड करता है। ठीक है। स्कोप इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया के अंदर भी आप लोग देखते हो तो बहुत ज्यादा स्कोप्स है। पूरा एक फर्दर BSc के बाद क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है वो हम लोग देख सकते हैं। बस फिलहाल के लिए अभी इतना है कि इंडिया के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर 11th 12th के बाद CUT का कॉम्पिटिशन एग्जाम दो आप लोग, और उसके बाद आप लोग BSc के अंदर एडमिशन, BSc एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले लो, BSc हॉर्टिकल्चर के अंदर एडमिशन ले लो। बहुत सारे BSc के अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, आप लोग उसके अंदर अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर BSc हम लोगों का फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, इसके अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। इंडिया में भी बहुत सारा स्कोप है इसके अंदर, हद से ज्यादा इंडिया के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह आती है, टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहना पड़ता है। और आउट ऑफ इंडिया भी हमारा एग्रीकल्चर का है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमारे रिसर्च के अंदर आउट ऑफ इंडिया भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा स्कोप्स है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं, वो जो है अब्रॉड जाके भी आप लोगों का है वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी अच्छा करियर सेट कर रखा है उन लोगों ने। तो मान के चलिए कि इस स्कोप में तो कोई कमी नहीं है। स्कोप और सैलरी बेस पर अगर आप लोगों को देखा जाए, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है और स्कोप तो भर भर के पड़ा है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप लोगों का नॉलेज अच्छा है, आप लोगों के अंदर टैलेंट है, आप लोग एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो, तो मान के चलिए कि आप लोग इंडिया में रह के भी काफी अच्छा काम कर सकते हो। साथ साथ में आप लोग इसमें एग्रीकल्चर के अंदर आप लोगों को आउट ऑफ इंडिया जाने का भी मौका मिलता है, आउट ऑफ बाहर जाके भी आप लोग आपका है वो भी काम कर सकते हो। क्योंकि स्कोप का तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है, स्कोप तो हद से ज़्यादा है। जिस बच्चे ने ले लिया, मान के चलिए करियर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया करियर आप लोगों का सेट रहने वाला है। जो फाइनल मेरी एडवाइस यही है कि इंटरेस्टेड हो तभी चूज़ करें एग्रीकल्चर, हम लोगों का फ्यूचर रहने वाला है। तो एक बार हम लोगों को हमारे नेशन के लिए भी सोचना चाहिए कि हम लोग एग्रीकल्चर अगर लेते हैं तो हम हमारे नेशनल, हमारी कंट्री के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्योंकि हम सिर्फ एग्रीकल्चर में आने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना पैसा कमाना, ये नहीं होता, हम लोग एक नेशन को फीड करते हैं। आने वाली नेशन, हमारा जो राष्ट्र है उसको हम लोग अपना कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारे रिसर्च के थ्रू, किसी भी थ्रू सेक्टर में हम लोग एग्रीकल्चर में अगर रिसर्च देते हैं तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, फार्मर्स को अन्नदाता,
तो फार्मर्स का काम है वहां पर फार्मर्स तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, फार्मर्स तक सही वेराइटीज पहुंचाना, आने वाले देश को चलाने के लिए हम लोग हमारा कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा ऐसा कोई सेक्टर नहीं हो सकता, इससे बड़ा और कोई सेक्टर नहीं हो सकता कि जिसके अंदर हम लोग अपने देश के लिए इतना, अपने नेशन के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर सके। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मानता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आप लोग अपने देश के, नेशन के लिए, अपने सिर्फ सेल्फ स्वार्थ के लिए नहीं कि भाई सिर्फ मुझे अपना वो करना है, वो नहीं, अगर नहीं है कि भाई मुझे हाँ सच में देशभक्ति की भावना है कि मैं अब देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, आने वाले फ्यूचर के लिए अगर कुछ करना चाहता हूं, अपने देश के लिए, अपनी कंट्रीज के लिए, अपने जो है मोदी जी का भी कि हम लोगों को देश को उज्जवल करना है, अगर कुछ करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर आप लोगों का सेक्टर है वो बेस्ट सेक्टर रहने वाला है। आप इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोग एग्रीकल्चर के अंदर नहीं देख सकते। अगर ये सब्जेक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट कर दिया और इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने अपना जो है वो अचीव कर लिया, आप लोगों ने जो रिसर्च कर ली इसके अंदर, तो इसके बढ़िया आप लोगों के और कोई मिल नहीं सकता। मेरा तो फाइनल हुआ, एग्रीकल्चर हम लोगों का फ्यूचर है, एग्रीकल्चर हमारा एक कल्चर है। जो फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करता है वो जानता है कि एग्रीकल्चर हमारा कल्चर है, हमारे नेशन को फीड करने का है, हम लोग नेशन को फीड कर सकते हैं, इतना हम लोग कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी इसी को चूज करना है। इन्फ्लुएंस होकर किसी की बातों में इन्फ्लुएंस नहीं आना है कि भाई इसने बोल दिया तो ले लेते हैं, नहीं। आप लोग बैठिए, आप लोग समझिए, आप लोग फैमिली से डिस्कस कीजिए पहले कि आप लोगों को क्या करना है। अगर हाँ सही लगता है, आप लोग आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जमाना आ गया, आप लोग रिसर्च करिए कि क्या स्कोप रहने वाला है। इतना तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, पर एक बार लेने से पहले आप लोग जरूर है कि वो देखें, उसी के बाद आप लोग है कोई सा भी सब्जेक्ट लेने का डिसाइड करें कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लेना है। बहुत से बच्चे को देखता हूं मैं कि दूसरी स्ट्रीम में जाने के बाद 2-2, 3-3 साल, 4-4, 5-5 साल आप लोगों का है वो करके फिर उसके बाद आप लोग फिर से एग्रीकल्चर में आते हैं। बहुत से मेरे बच्चे भी, पर एक बच्चों का इंटरेस्ट होता है तभी उस स्ट्रीम में जाते हैं, पर उसके बाद भी बच्चे वापस यहाँ पे इस स्ट्रीम में आते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही इसके अंदर जितना फोकस है, आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप लोगों को पे कि हाँ हमें कुछ करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में, अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, तो आप लोग एग्रीकल्चर जरूर सेलेक्ट कीजिए और अच्छा इसके अंदर आप लोगों का है परफॉर्मेंस कीजिए और अपना फ्यूचर और अपना नेशन को है वो अच्छे से कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड हम इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी इसी जानकारी से लेके आते रहते हैं। करियर गाइडेंस से रिगार्डिंग हो गया, फ्यूचर स्कोप से रिगार्डिंग हो गया, क्या क्या एग्रीकल्चर में अपडेट्स चल रही है, वो सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस एग्रीविजन के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को देखने को मिलती है। आई होप मेरे हिसाब से मैंने जो समझाने की कोशिश की आप लोग समझ चुके होंगे एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है, क्या स्कोप है, किसको लेना चाहिए, किन बच्चों को नहीं लेना चाहिए, कि भाई आप लोग क्या करियर सेट कर सकते हो। आफ्टर 12th आप लोग बीएससी के लिए क्या कर सकते हो, कौन से कंपटीशन एग्जाम देने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्टों में आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो के थ्रू, अपनी स्लाइड्स के थ्रू आप लोगों का क्लियर करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर नहीं लिखी है, वो भी वर्बली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। मेरे एक्सप्लेनेशन में हमेशा कभी कमी नहीं रहती है, मैं जितना हो सकता है उतना अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे का है वो कोई सा डाउट नहीं रह जाए मन में, क्योंकि मैं जानता हूँ एग्रीकल्चर का कंटेंट बहुत लिमिटेड, आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे अदर सेक्टर की बात करूँगा तो आप लोगों को एडवाइस मिल जाएगा। पर एक फार्मर्स फैमिली से, मैं खुद फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे एक आइडिया है कि एक फार्मर्स का बच्चा है उसके पास इतना नॉलेज नहीं रहता है कि इतना वो प्लेटफॉर्म पे नहीं जान पाता है। अब धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो पा रहा है, धीरे धीरे हम जो है इसके अंदर काफ़ी स्कोप भी बढ़ रहा है, जो बच्चे हैं वो अवेयर होते जा रहे हैं। स्कोप तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, स्कोप तो स्टार्टिंग से ही था, अभी हमारी गवर्नमेंट्स का भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। वो आप देखते हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनका कितना ज़्यादा है। तो फ्यूचर में स्कोप तो छोड़िए, स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है इसके अंदर, पर आप लोगों के पुराने बच्चों में अवेयरनेस नहीं थी। इस वजह से क्या है कि अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लगी है, बच्चे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करने वाले हैं। तो आई होप मैंने आप सभी के जो है वो डाउट्स इसके अंदर जितना भी था, वो मन के अंदर क्यूरियोसिटी थी, वो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। इसके अलावा भी आप लोगों के कोई डाउट मन में रह जाता है कि सर हम लोगों को ये है कि ये समझ में नहीं आया है कि क्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, आप लोग बेझिझक आप लोग आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, उस पर रिगार्डिंग मैं आप लोगों को वापस रिप्लाई दूंगा, या फिर अलग से स्पेसिफिक अगर मुझे लगा कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बननी चाहिए या शॉर्ट वीडियो के थ्रू कैसे भी करके हम लोग आपको उसका रिप्लाई वापस दे देंगे। बस ये है कि आप लोगों के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार सब्जेक्ट लेने से पहले आप लोग जरूर सोचें समझे, उसके बाद ही कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, क्योंकि एक सब्जेक्ट लेने के बाद फिर आप लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। अगर चेंज करते हो पर तो वो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इससे अच्छा कि आप लोग पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले ही ये आप लोग सोच के चलिए कि मुझे किस में जाना है, जिसमें इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई सा सब्जेक्ट दूसरे स्ट्रीम्स गलत है, बस ये है कि जिसमें इंटरेस्टेड हो उस स्ट्रीम के अंदर जाइए। अगर आप लोग नेशंस के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप लोग आ सकते हो। आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने सारा जो जितना कुछ भी बताया आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।